नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और 11 तारीख को प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और इसके लिए प्रशासन जुट चुका है। इस लोकतंत्र के महापर्व को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मतदान से जुड़े तमाम पहलुओं को पूरा कर निर्वाचन आयोग इस कोशिश में है कि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करवाया जाए। पुलिस और निर्वाचन अधिकारी ने संयुक्त रूप से मंगलवार को मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी तैयारियों को प्रस्तुत किया। चुनाव के दौरान प्रदेश में 730 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की टीम बनाई गई है, जिसमें 249 फ्लाइंग स्क्वाड, 126 वीडियो सर्वेलेंस टीम, 215 एसएसटी और 70 वीडियो व्यूइंग टीम और 70 अकाउंटिंग टीम बनाई गई हैं। और ये टीमें 10 मार्च से आचार संहिता के लागू होने के बाद से काम करने लगी हैं। साथ ही एक्सपेंडिचर से जुड़े तमाम संवेदनशील क्षेत्रों को भी चिन्हित कर लिया गया है। पूल से वो एसी अलॉट होता है। तो फर्स्ट रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया 4 जिले में खत्म हो गया है, बाकी जिले में अभी आज और कल शेड्यूल्ड है। सेकेंड रैंडमाइजेशन जो है ऑब्जर्वर्स आने के बाद आफ्टर 28 जब हमारा फाइनल जो कैंडिडेट्स हैं, जब हमारा विड्रॉल के बाद कैंडिडेट्स फाइनलाइज हो जाएंगे, क्योंकि हर बॉक्स में हमें उसका बैलेट पेपर भी लगाना पड़ता है। 28 के बाद हमने शेड्यूल किया है। 35 बूथ्स है। इसके बाद क्योंकि कंटिन्यूअस अपडेशन होता है, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक हम नाम जुड़वा सकते हैं। फॉर्म 6 हमने लिया है तो अभी भी वो प्रोसेसिंग में है। कहीं बूथ में 1400 से ज्यादा वोटर्स जुड़ जाएंगे तो वहां पे हम ऑक्सिलरी बूथ्स दे रहे हैं। तो ऑक्सिलरी बूथ्स का जो प्रस्ताव है डिस्ट्रिक्ट से आया है, अराउंड 84 आया है। इसको फिर से रीचेक करा रहे हैं कंटिन्यूअस अपडेशन को देखते हुए। बाय 25 उसको हम फ्रीज करेंगे और जहां जहां 1400 से ज्यादा वोटर्स एक बूथ में आते हैं वहां पे एक ऑक्सिलरी बूथ दिया जाएगा। एक तरफ लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया तेज हो चली है तो वहीं दूसरी तरफ नामांकन प्रक्रिया भी तेज होती जा रही है। टिहरी संसदीय क्षेत्र से नामांकन प्रक्रिया के चलते नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 19 लोगों ने नामांकन पर्चा अभी तक खरीद लिया है। राजधानी देहरादून में कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है। आपको बता दें कि यहां पर 25 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। चुनावी शंखनाद के साथ सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पुख्ता तैयारियों के साथ देहरादून में नामांकन शुरू हो चुका है। हालांकि नामांकन में अभी तक 2 दिनों में कोई भी नामांकन नहीं हुआ, लेकिन नामांकन के लिए 19 लोगों ने प्रपत्र भी लिए हैं, जिनमें 11 निर्दलीय, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 2 बीएसपी जबकि 4 अन्य पार्टियों के लोग शामिल हैं। जानकारी देते हुए देहरादून के डीएम ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। आज 3 बजे तक समय है और उसके बाद 22 और 25 तारीख है, जो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक दोनों दिन रहेगा। और 25 तारीख 3 बजे तक लास्ट टाइमिंग है ना, डेट ऑफ टाइम है। सो उसके पहले जो भी नॉमिनेशन है वो उसके पहले जमा करना पड़ेगा। नॉमिनेशन पेपर प्राप्त नहीं हुआ है, बट जरूर से मतलब बिक्री है, ऑलमोस्ट बिक्री नहीं है। वो जो कितने प्राप्त किया है वो है लगभग 19 नॉमिनेशन पेपर से आज लोगों ने प्राप्त किया है, लेकिन अभी तक कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ। खबर रुद्रप्रयाग से है। आजादी के 70 साल के बाद भी रुद्रप्रयाग जनपद के कई गांव ऐसे हैं जो कि अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए। लोकतंत्र का महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में लगातार पिछले कई सालों से चुनाव के दौरान तमाम राजनेता और पार्टियां इन लोगों से वादा जरूर करती है, लेकिन आज तक इन गांवों में सड़क नहीं पहुंच पाई है। इसीलिए रुद्रप्रयाग जनपद के दौलसारी के ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने स्लोगन दिया है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। साल 2014 में जनता को जिन अच्छे दिनों का भरोसा देकर बीजेपी सरकार में आई थी, 5 साल गुजर गए, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी तक वो अच्छे दिन नहीं आ पाए हैं। खासतौर पर उनके लिए जिन गांवों में अभी तक भी आजादी के 70 साल, राज्य गठन के 18 साल के बाद भी सड़क नहीं पहुंच पाई है। नतीजा, अब लोग चुनाव बहिष्कार का ऐलान यहां पर कर चुके हैं। निश्चित तौर पर ये जो धौलसारी राजस्व विधि है, काफ़ी वर्षों से ये लोग रोड की मांग कर रहे हैं। 2016 में रोड स्वीकृत भी हुई है और प्रथम चरण का 32.16 लाख रुपये जो है स्वीकृत भी होता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से अभी तक गांव में रोड नहीं बन पाई है, जिससे ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। और ग्रामीण काफ़ी बार शासन और प्रशासन से इस बात की गुहार लगा चुके हैं कि उनके गांव में सड़क मार्ग का काम किया जाए, लेकिन विभागीय लापरवाही, शासन और प्रशासन के स्तर पर इनकी किसी भी प्रकार की मांग नहीं की जा रही है।
तो हमारा निवेदन है जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग है और जो विभाग के एक्शन हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वहाँ पर रोड पहुँचाई जाए और भविष्य में लोग आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। तो वहीं चुनाव के साथ साथ होली का त्यौहार भी है और होली के त्यौहार पर आदर्श आचार संहिता का असर किस तरह से पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। इस पर असर कम ही देखने को मिल रहा है क्योंकि होली मिलन समारोह जैसे महोत्सवों का आयोजन करवाने के लिए पुलिस की अनुमति लेनी अनिवार्य हो जाएगी। आपको हम बता दें कि पुलिस की परमिशन से होली मिलन कार्यक्रम होंगे। पीस कमेटी की बैठक में एसडीएम ने होली मिलन कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस से अनुमोदित होकर ही ये कार्यक्रम किए जा सकेंगे। वहीं पीस कमेटी की बैठक में जल निगम बिजली विभाग से भी निर्देश उन्हें दिए गए कि होली के दिन बिजली और पानी की सप्लाई सही तरीके से हो। प्रदेश में लगी आचार संहिता से इस पर भी असर देखने को मिला है। उधम सिंह नगर में 8 तहसीलों में होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए पीस कमेटियों की बैठक का आयोजन किया गया। खटीमा कोतवाली में भी पीस कमेटी की बैठक में शहर के कई प्रतिनिधियों ने, कई सामाजिक लोगों ने हिस्सा लिया और इस दौरान ये बताया गया कि धारा 144 लगी हुई है। ऐसे में होली के त्यौहार को देखते हुए खासतौर पर सतर्क रहा जाए। थाने में पूरी हमारी जो पीस कमेटी हमारी इसकी मीटिंग हुई है उसमें पुलिस के और प्रशासन के, जल संस्थान, नगर पालिका वगैरह सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे और ये डिसाइड हुआ है कि इनका होली मिलन का कार्यक्रम जब होता है उसके लिए भी परमिशन ले दी गई है इनके द्वारा और जो होली का दिन इत्यादि कार्यक्रम है उसके लिए सभी विभाग द्वारा अपने भी दायित्व पूरे किए जाएंगे और शांतिपूर्वक होली का अपना मनाया जाए और वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है तो उसका अनुपालन करते हुए होली मनाना इसको लेकर। और होली इस बार चौराहे पे चलेगी? हाँ, बट अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी हमारे पास कम टाइम है होली को लेकर तो ऐसी कोई वार्ता हो नहीं पाई है तो इस बार वहीं पर जहाँ पूर्वज जलती रही वहीं पर जलेगी और अगले बार से हम लोग उसमें जो भी प्रयास हमसे हो पाएगा समूह उसको करेंगे, नया स्थान चयन करेंगे। वहीं सितारगंज में भी होली के साथ साथ लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां की हैं। यहां पर भी इन दोनों त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने खास तैयारियां की है। एसडीएम सितारगंज तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी सितारगंज के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस और एसएसबी की 2 टीमों ने मिलकर नगर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च मुख्य चौराहे से होते हुए अमारिया चौराहे और महाराणा प्रताप चौक होते हुए कोतवाली में जाकर संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को भयमुक्त करने और मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने को लेकर प्रशासन ने लोगों को जागरूक किया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए सितारगंज में एसएसबी की 2 कंपनियों के द्वारा यहां पर पूरे नगर में शक्ति प्रदर्शन निकालते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें उपजिलाधिकारी सितारगंज मनीष बिष्ट और पुलिस क्षेत्राधिकारी सितारगंज सुरजीत कुमार ने मिलकर फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया। उनका कहना था कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाने के लिए शक्ति प्रदर्शन के तौर पर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। आज लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के उपलक्ष्य पर शहर में फ्लैग मार्च कराया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लोगों को भयमुक्त किया जा सके और ये विश्वास दिलाया जा सके कि फोर्स यहाँ पर उपलब्ध है, किसी भी भय से परे होकर और भयमुक्त होकर निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लें। इसमें हमारी एसएसबी की 2 कंपनीज ने आज भाग लिया और हमारे एसएसबी की पूरी टीम यहाँ पर रही, सीओ साहब यहाँ पर रहे, कोतवाल साहब यहाँ पर रहे और बहुत अच्छा हमारा फ्लैग मार्च रहा। निश्चित तौर पर जो हमारा उद्देश्य था उसकी पूर्ति। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। अगली खबर का रुख करते हैं ललकों में आजाद नगर वार्ड नंबर 4 में पेयजल में कीड़े आने की शिकायत पर अब जल निगम जागता हुआ नजर आ रहा है और इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आपको हम बता दें कि वार्ड नंबर 4 आजाद नगर में पेयजल में कीड़े आने की शिकायत पर अब जल संस्थान की नींद आखिरकार खुल गई है और लीकेज ढूंढकर उसे ठीक करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो कार्य सुस्त गति से चल रहा है, जिसकी वजह से अभी भी पानी में कीड़े की शिकायत मिल रही है और घरों में कीड़े भी लगातार लोगों के आ रहे हैं। जल संस्थान की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता आनंद किशोर ने बताया कि क्षेत्रवासियों की शिकायत पर टीम भेज दी गई है और जहां जहां लीकेज है वहां पर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही इस समस्या को ठीक किया जाएगा। वहीं सभासद दीपक बत्रा ने कहा कि जल संस्थान की लापरवाही से यहां में पूर्व में भी पेयजल में कीड़ों की समस्या सामने आई थी, हालांकि उसे ठीक कर दिया गया था, जबकि एक बार फिर से समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि जल संस्थान के अधिकारियों से तीखी वार्ता करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
सही पहले भी काफ़ी कंप्लेंट आई थी इस चीज़ को लेकर, और जो जलस्थान को हमने भी लिख के दिया था यहाँ से अपने उसमें, तो उसमें काफ़ी समय लग गया था उनकी कार्रवाई करने में, लेकिन अब ये तत्काल कार्रवाई उनकी चालू हुई है। जो पाइपलाइनें हैं वो नाली के नीचे से बिछी हुई काफ़ी समय से चेंज नहीं हुई हैं। अब हमने उनको आश्वासन दिया है कि टाइम से यहाँ पर सारी लाइनें नई चेंज कर दी जाएँ। इसमें जो भी सहयोग हमारा होगा हम उसमें साथ देंगे। जो समस्या अभी फिलहाल बनी हुई है इसमें तुरंत कार्रवाई चालू है, काम चल रहा है इसमें, और नई सारी पाइपलाइन चेंज होंगी और जल्द से जल्द इन्हें समस्या का समाधान होगा। पहले भी ऐसी समस्या आई है? पहले भी समस्या आई थी, उसमें कीड़ों की समस्या आ रही थी। पानी के जो नालियों के अंदर पाइपलाइन बिछी हुई है उसमें कीड़े जा रहे थे, वो फॉल्ट मिल चुका है, वो सही हो रहा है और बहुत जल्दी सही हो जाए। खबर लक्सर से है, जहां पर लोकसभा चुनाव और होली के त्यौहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन और एसडीएम ने संयुक्त रूप से शराब की दुकानों पर छापेमारी की है और इस छापेमारी के दौरान कई जगहों पर अनियमितताएं भी पाई गई। आपको हम बता दें कि चुनाव के मद्देनजर और होली के मद्देनजर एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने संयुक्त रूप से शराब की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने ठेकों पर रेट लिस्ट ठीक प्रकार से नहीं लगी होने पर नाराजगी जताई। साथ ही शराब का बिल ग्राहकों को उपलब्ध करवाने के निर्देश सेल्समैन को दिए गए। उन्होंने निर्धारित से ज्यादा शराब देने वाले ठेकों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। ठेकों के सभी सेल्समैनों से रेट लिस्ट के अनुसार ही शराब बेचने की बात कही गई। देखिए, चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और ये शिकायत मिल रही थी कि ये लोग रेट लिस्ट इनकी लगी नहीं है, बिना रेट लिस्ट के ये लोग जो है बिक्री कर रहे हैं। दूसरा जो है कैमरा भी दुकानों पे नहीं लगा है और तीसरा ये जो है बिलिंग भी नहीं दे रहे हैं उसकी। तो इनको जो है मौके पे निर्देशित कर दिया गया है कि ये सब उसकी बिलिंग भी दें और रेट लिस्ट जो है उसको बड़ा करके लगाएं ताकि उसको पढ़ने में भी आए। और अगर ये जो है कल तक नहीं होता है तो इनको जो है सील किया जाएगा उसके बाद। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो सुरंग है वो अब निर्माण खंड की अनदेखी के चलते अब अधर में लटकती हुई नजर आ रही है। आपको हम बता दें कि रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग पर केदार घाटी को जोड़ने वाली सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग खंड विभाग की ओर से अनदेखी का शिकार होती जा रही है। पिछले लंबे समय से यह टनल धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होती जा रही है, लेकिन विभाग है कि इस ओर बिल्कुल आंखें मूंदे बैठा है। इस सुरंग की खस्ता हालत अब दुर्घटनाओं का भी सबब बनती जा रही है। कई बार सुरंग के ऊपर से ब्लॉक के टुकड़े वाहनों पर गिरते रहते हैं, जिससे कि वाहन चालक कई बार गंभीर रूप से घायल भी हो गए। ऐसे में तत्काल रूप से सुरंग की रिपेयरिंग किया जाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा आरंभ होने के बाद यह कार्य करना संभव नहीं हो पाएगा। एक तरफ वाहनों का बोझ चौगुना बढ़ जाता है तो वहीं दूसरी तरफ कोई अनहोनी भी घट सकती। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर हनुमान वाटिका की संपत्ति को प्रशासन ने 15 दिनों के भीतर खाली करने के निर्देश दिए हैं। आपको हम बता दें कि ऋषिकेश में बद्रीनाथ राजमार्ग पर स्थित ब्रह्मपुरी में संत त्यागी लक्ष्मण दास को हनुमान वाटिका की संपत्ति को वन विभाग ने 15 दिनों में खाली करने के आदेश जारी किए हैं। महकमे के अनुसार 1959 में लीज संख्या 59 त्यागी लक्ष्मण दास को दी गई थी। कई वर्षों के बाद त्यागी लक्ष्मण दास के ब्रह्मलीन होने के बाद राम सेवक दास को महंत की गद्दी दी गई, जिन्होंने संत आसाराम बापू को लीज परिसर में भजन कीर्तन के लिए जगह दी थी, जिसके चलते 1980 में लीज खत्म होने के बाद संत आसाराम बापू के शिष्यों ने 2 कमरे यहां पर बना लिए थे। उसके बाद संपूर्ण संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जताने लगे थे। इसको लेकर ट्रस्ट और हनुमान वाटिका ट्रस्ट के द्वारा न्यायालय में वाद दाखिल किया गया। निचली अदालत में आसाराम बापू के पक्ष में आदेश आने के बाद हनुमान वाटिका के संचालक स्वामी राम सेवक दास द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई थी, जिस पर यथास्थिति बनाने का आदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जो भी माननीय उच्च न्यायालय फैसला देंगे हमें मंजूर है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा कि ये जो लीज नंबर 59 है, जो जिस पे भी ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा उसको जो इनकी अपील थी उसको खारिज कर दिया गया है, तो उस पर उसको खाली करने की कार्रवाई की जा रही है। उनको नोटिस दिया गया है कि वो उस अवधि तक अपना सामान वहाँ पे से हटा लें, ताकि उसके उस अवधि के व्यतीत होने के बाद उसे बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। एट प्रेजेंट इस समय थोड़ा इलेक्शन का माहौल भी है, थोड़ा फोर्स की कमी भी है, तो लिहाजा जैसे ये निपटता है तो उसके बाद उसको तत्काल खाली करा दिया जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर ताबड़तोड़ लूट और चोरी की वारदातों के बाद अब पुलिस हरकत में आती हुई नजर आ रही है। आपको हम बता दें कि पुलिस ने चेन स्नैचिंग और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 गिरोह के कुल 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनमें 2 नाबालिग अभियुक्त हैं, जिनके पास से पुलिस ने लाखों रुपए का सामान बरामद किया है। अभी 4 दिन पहले हरिद्वार के कनखल में सिंडिकेट बैंक में लुटेरों ने शटर काटकर चोरी का प्रयास किया था। इससे पहले भी आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। कल में करी, जवालापुर में करी सर। और कितनी करी? और बहुत से करी।
30-35 का सर। जेल कभी नहीं गए सर। पहली बार पकड़े गए? हाँ जी पहली बार। चैन छीनी सर। कहाँ? कनखल में छीनी सर, जगदीशपुर में छीनी सर। जैसे गाड़ी लेके गली में घुस जाते थे सर, सेक्टर में घुस जाते थे। और गली में जैसे कोई औरत जा रही है तो उसके पीछे पीछे लग जाते थे, देख लेते हैं इसके गले में चैन है, तो चैन देख के मैं गाड़ी आगे ले जाता था, वो पीछे उतर जाता था, वो पैदल पैदल जाके वो चैन छीन के फिर बैठ के निकल जाते थे। खबर सितारगंज से है, जहां पर होली की रौनक देखते ही बन रही है। यहां पर बाजारों में होली से जुड़ी हुई तमाम सामग्रियां मौजूद हैं। साथ ही यहां पर लोग होली को अपने अपने तरीकों से मना रहे हैं। आपको हम बता दें कि कई आकर्षक सामान यहां के बाजारों का मुख्य केंद्र रहता है। इसके चलते नगर के बाजार में भीड़ भाड़ का माहौल लगातार बना हुआ है। लोग ग्रामीण और बाजार के क्षेत्रों से खरीदारी करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही होली के रंग चारों ओर नजर आ रहे हैं और इस त्यौहार के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। इतने इंतजार के बाद जब ये त्यौहार आता है तो लोग मार्केट में जाकर अपनी मनचाही वस्तुएं और गुलाल, अबीर, तरह तरह के रंगों को, फूलों को, पिचकारियों को खरीद कर अपने बच्चों को लाकर देते हैं। और हर्षोल्लास का त्यौहार है। हर्षोल्लास के पर्व पर लोग धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। इसी कारण मार्केट में भी बहुत चहल पहल रहती है और भीड़ भाड़ का माहौल रहता है। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका इंडिया के साथ। नमस्कार।